हाय गाइस, जैसे कि हम रीट लेवल 2 एसएसटी की प्रिपरेशन कर रहे थे, जिसमें से मैं आपको आरबीएससी बुक पढ़ा रही थी और ये क्लास 8 का चैप्टर 1 है आरबीएससी बुक में से हमारा भारत। अब इसमें देखिए, भारतीय उपमहाद्वीप। भारत एशिया महाद्वीप के दक्षिण में स्थित एक अलग ही स्वतंत्र भौगोलिक प्रदेश के रूप में नजर आता है। भारत जो है ना, वो एशिया महाद्वीप के कहाँ पर स्थित है? तो दक्षिण में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? दक्षिण में। कैसे नजर आता है? एक अलग स्वतंत्र भौगोलिक प्रदेश के रूप में नजर आता है। एक अलग स्वतंत्र भौगोलिक प्रदेश के रूप में नजर आता है। इसके उत्तर पश्चिम में किर्थर, सुलेमान और हिंदकुश पर्वत श्रृंखलाएं है। और भारत के जो ये उत्तर पश्चिम है ना, यहाँ पे कौन कौन से पर्वत श्रृंखलाएं हैं? तो बोलिए किर्थर, सुलेमान, हिंदकुश। किर्थर, सुलेमान, हिंदकुश पर्वत श्रृंखलाएं, जहाँ से उत्तर पूर्व तक हिमालय पर्वत श्रृंखला विद्यमान है। और उस जगह से लेकर उत्तर पूर्व में कौन विद्यमान है? तो हिमालय पर्वत श्रृंखला विद्यमान है। उत्तर पूर्व में अराकान योमा की पहाड़ियाँ, और उत्तर पूर्व में ही अराकान योमा की पहाड़ियाँ हैं जो पश्चिम म्यांमार में बंगाल की खाड़ी के साथ साथ दक्षिण से उत्तर की ओर बढ़ते हुए हिमालय से मिल जाती है। और जो ये अराकान योमा की पहाड़ियाँ है ना, वो पश्चिम म्यांमार में बंगाल की खाड़ी के साथ साथ दक्षिण से उत्तर की ओर जो बढ़ती है ना, जो हिमालय बढ़ते हुए किस में मिल जाती है? हिमालय में मिल जाती है। ये ऊंची और दुर्गम पर्वत श्रृंखलाएं शेष एशिया से भारतीय उपमहाद्वीप को अलग करती है। दक्षिणी भारत एक प्रायद्वीप का विस्तार है। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि दक्षिणी भारत किसका विस्तार है? तो दक्षिणी भारत एक प्रायद्वीप का विस्तार है। दक्षिणी भारत एक प्रायद्वीप का विस्तार है, जिसके पूर्व में बंगाल की खाड़ी और पश्चिम में अरब सागर तथा दक्षिण में हिंद महासागर है। अब जो ये दक्षिणी भारत है ना, वो एक प्रायद्वीप के रूप में है। और इसके पूर्व की तरफ क्या है? बंगाल की खाड़ी। पश्चिम की तरफ क्या है? अरब सागर। तथा दक्षिण में क्या है? हिंद महासागर। दक्षिण एशिया के इस प्रदेश की हर दिशा अभेद्य और दुर्गम में होने से, अब जो ये दक्षिण एशिया की बात कर रही हूँ, यहाँ का जो ये प्रदेश है ना, वो हर दिशा में क्या है? अभेद्य और दुर्गम होने से इस क्षेत्र को भारतीय उपमहाद्वीप कहा जाता है। तो दक्षिण एशिया के इस प्रदेश को भारतीय उपमहाद्वीप क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये हर दिशा से अभेद्य है और दुर्गम है। इस वजह से ऐसा सतत विस्तृत भूभाग जो प्राय चारों ओर से विशाल जल राशि से घिरा हो, महाद्वीप के नाम से जाना जाता है। यानी कि सतत और विस्तृत भूभाग जो चारों ओर विशाल जल राशि से घिरा हुआ हो, कितनी तरफ से? चारों ओर से, उसको क्या कहा जाता है? महाद्वीप। क्या कहा जाता है? महाद्वीप। यानी महाद्वीप क्या होता है? चारों ओर जल राशि से घिरा होता है। जबकि महाद्वीप में ही स्थित ऐसा प्रदेश जो भौगोलिक, सांस्कृतिक या पर्यावरणीय दृष्टि से स्वतः पूर्ण हो, उपमहाद्वीप कहलाता है। अब आता है कि उपमहाद्वीप किसे कहते हैं? तो महाद्वीप में ही स्थित ऐसा प्रदेश जहाँ पर भौगोलिक, सांस्कृतिक और पर्यावरणीय दृष्टि से वो स्वतः ही खुद ही पूर्ण हो, तो उसे उपमहाद्वीप कहा जाता है। नीचे दिए गए चित्र में भारतीय उपमहाद्वीप की पहचान कीजिए। अब ये दे रखा है एशिया महाद्वीप में भारतीय उपमहाद्वीप की स्थिति। अब ये दे रखा है पूरा एशिया महाद्वीप। एशिया महाद्वीप में ये देखो दक्षिण की तरफ है ये भारतीय उपमहाद्वीप। तो इसमें आप देखिए, ये है दक्षिण की तरफ, ये एशिया महाद्वीप के दक्षिण की तरफ ये है हमारा भारत। और भारत के पूर्व में ये देखिए, ये है बंगाल की खाड़ी। और पश्चिम में देखिए ये अरब सागर। ठीक है, उपयुक्त मानचित्र से यह स्पष्ट हो जाता है कि भारतीय उपमहाद्वीप महाद्वीप का एक विशिष्ट प्रदेश है। महाद्वीप का एक विशिष्ट प्रदेश है। इसकी भौगोलिक स्थिति और बनावट ने इसे एक विशिष्ट मानसूनी जलवायु प्रदान की है। इस कारण से इसे मानसूनी प्रदेश भी कहा जा सकता है। इस कारण इसे क्या कहा जा सकता है? मानसूनी प्रदेश भी कहा जा सकता है। उत्तर में हिमालय की ऊंची पर्वत श्रृंखलाएं भारतीय उपमहाद्वीप में वर्षा कराने में सहायक है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि भारतीय उपमहाद्वीप में वर्षा कराने में कौन सहायक है? तो उत्तर दिशा में जो हिमालय की ऊंची पर्वत श्रृंखलाएं है ना, वो सहायक है।
उपमहाद्वीप में वर्षा कराने में। साथ ही साइबेरिया से आने वाली ठंडी हवाओं से हमारी रक्षा करती है। और उत्तर की जो हिमालय पर्वत श्रृंखलाएं है ना, ये साइबेरिया से जो ठंडी हवाएं आती है उससे भी हमारी रक्षा करती है। हिमालय की ऊंची पर्वत श्रृंखलाएं। हिमालय और हिंदुकुश पर्वत श्रृंखलाओं की अनुपस्थिति में भारतीय उपमहाद्वीप एक विस्तृत मरुस्थल होता। अगर भारत में ये हिमालय और हिंदुकुश पर्वत श्रृंखलाएं नहीं होता ना, तो ये भारत की स्थिति कैसा होता? तो ये एक मरुस्थल के जैसा होता, एक विस्तृत मरुस्थल होता। इन्हीं पर्वतों से निकलती नित्यवाही नदियों से गंगा, सिंधु और ब्रह्मपुत्र के विस्तृत मैदानों की रचना हुई है। यानी कि ये जो पर्वत है ना, हिमालय और हिंदुकुश, इन्हीं से नित्यवाहिनी नदियां निकलती है, जिससे ही मैदानों की निर्माण हुई है। कौन कौन से मैदान? तो गंगा सिंधु मैदान और ब्रह्मपुत्र का विस्तृत मैदान बना है, जिनके आंचल में प्राचीन सिंधु और गंगा घाटियों की सभ्यता का विकास हुआ है। और इन्हीं नदियां, ये जो सिंधु, जो ये नदी है ब्रह्मपुत्र, गंगा, तो इन्हीं के आंचल में यानी कि इन्हीं के नज़दीक में सिंधु और गंगा घाटी की सभ्यताओं का विकास हुआ है। भारतीय उपमहाद्वीप के उत्तर पश्चिम और उत्तर पूर्व में ऊंची पर्वत श्रृंखलाओं के बीच कई संकरी घाटियां या दर्रे मौजूद है। यानी कि जो भारतीय उपमहाद्वीप है ना, उसके उत्तर और पश्चिम की बात करें और उसके उत्तर और पूर्व की पर्वत श्रृंखलाओं की बात करें, तो उसके बीच में है ना संकरी घाटियां है, यानी छोटे छोटे उसमें दर्रे मौजूद है। इन्हीं दर्रों के रास्ते से विभिन्न कालों में विदेशी मानव भारतीय उपमहाद्वीप पहुंचे। अलग अलग कालों में उन्हीं दर्रों से विदेशी मानव भारत में आए। इनमें खेवर व बोलन प्रमुख दर्रे हैं। यानी कि जो उत्तरी पूर्वी और उत्तरी पश्चिमी जो पर्वत श्रृंखला है, उनके अंदर मौजूद प्रमुख दर्रे कौन कौन से हैं? तो खेवर और बोलन दर्रे। एक तो खेवर दर्रे और एक बोलन दर्रे। उत्तर में स्थित दर्रों में तिब्बत के रास्ते खुले। उत्तर में जो दर्रा स्थित है ना, उत्तर दिशा में, उसने रास्ते किन के लिए खोले? उन्होंने रास्ते तिब्बत के लिए। तो क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है कि तिब्बत के लिए कौन से दर्रों ने रास्ते खोले? तो आपको पता होना चाहिए उत्तर में स्थित दर्रों ने रास्ते खोले। उत्तर में स्थित दर्रों ने तिब्बत के लिए रास्ते खोले। पूर्वोत्तर के दर्रों द्वारा म्यांमार के शियान पठार से विदेशी मानव उत्तरी पूर्वी क्षेत्रों में आया। और जो उत्तरी पूर्वी क्षेत्र है ना, वहाँ पे विदेशी मानव कौन से दर्रे से आया? तो पूर्वोत्तर के दर्रों से म्यांमार के शियान पठार जो है ना, वहाँ से विदेशी मानव उत्तरी पूर्वी क्षेत्रों में आए और बाद में भारत के अन्य क्षेत्रों में फैल गया। अलग अलग समय में विभिन्न मानव समुदाय अपनी अपनी संस्कृतियों के साथ भारतीय उपमहाद्वीप में आते रहे। कुछ अपने से पहले बसे समुदाय के साथ घुल मिल गए और कुछ दूसरों ने अपनी पहचान अलग से बनाए रखी। अलग अलग संस्कृतियाँ, बोलियाँ, धार्मिक विश्वास व काम करने के तरीके का प्रभाव कालांतर में एक दूसरे पर पड़ता रहा। इस तरह भारतीय उपमहाद्वीप में संस्कृतियों के विकास के साथ जहाँ सांस्कृतिक अनेकता का सिलसिला बना, वही प्रभावशाली सभ्यताओं ने विभिन्न संस्कृतियों के बीच आदान प्रदान के द्वारा इन्हें एक सूत्र में बांधने का काम किया। तो इसको थोड़ा मैं आपको भी समझाती हूँ। तो इसमें देखिए आप, इसमें ये है आपका, मान लीजिए ये क्या है आपका, ये है आपका भारत, क्या है ये आपका, ये आपका मान लीजिए भारत है। तो भारत के ये ऊपर की तरफ उत्तर दिशा और ये पश्चिम की तरफ है, ये इस तरफ है पश्चिम दिशा। तो अब यहाँ पे बोला है कि इसके उत्तर पश्चिम में, कहाँ की बात कर रही हूँ? उत्तर पश्चिम में यहाँ पे कीर्थर, सुलेमान और हिंदुकुश पर्वत श्रृंखला है। यानी इस तरफ कौन कौन सी पर्वत श्रृंखला है? उत्तर पश्चिम में कीर्थर, सुलेमान और हिंदुकुश पर्वत श्रृंखला है। अगर क्वेश्चन पूछे आपसे कि कीर्थर, सुलेमान और हिंदुकुश पर्वत श्रृंखला है भारत की कौन सी दिशा में स्थित है, तो आपको बताना है उत्तर पश्चिम दिशा में, जहाँ से उत्तर पूर्व तक हिमालय पर्वत श्रृंखला विस्तृत है। और यहाँ से अगर अपन देखें तो इस तरफ क्या विस्तृत है? ये है आपका पूर्व दिशा। कौन सी दिशा है? ये पूर्व, और ये उत्तर। यानी कि जो ये उत्तर पूर्व दिशा है ना, यहाँ पे आपके हिमालय पर्वत श्रृंखला विद्यमान है। क्या है यहाँ पे आपका? हिमालय पर्वत श्रृंखला विद्यमान है। और उत्तर पूर्व में अराकोनियोमा की पहाड़ियाँ, और जो ये उत्तर पूर्व है ना, तो यहाँ पे अराकोनियोमा की पहाड़ियाँ भी इधर स्थित है। कहाँ पे स्थित है? उत्तर पूर्व में यानी कि इस तरफ अराकोनियामा की पहाड़ियाँ स्थित है। और पश्चिम में म्यांमार में बंगाल की खाड़ी के साथ साथ दक्षिण से उत्तर की ओर बढ़ती हिमालय से मिल जाती है। और पश्चिम में
जो म्यांमार है ना, म्यांमार से बंगाल की खाड़ी के साथ, ये जो बंगाल की खाड़ी है यहाँ से ये ऊपर उठ के उत्तर की तरफ हिमालय में मिल जाती है। तो यहाँ तक आपको समझ में आया। आगे देखिए, आगे है आपका ये ऊंची और दुर्गम पर्वत श्रृंखला शेष एशिया से भारतीय उपमहाद्वीप को अलग करती है। दक्षिणी भारत एक प्रायद्वीप का विस्तार है जिसके पूर्व में बंगाल की खाड़ी, पश्चिम में अरब सागर और दक्षिण में हिंद महासागर। यानी कि इसमें ये है आपका इंडिया, क्या है ये आपका है इंडिया। इंडिया के क्या बोला है, दक्षिण की तरफ। तो ये है आपका पूर्व और ये है आपका पश्चिम और ये है आपका उत्तर और ये है आपका दक्षिण। तो दक्षिण की तरफ जो बात कह रही है, तो दक्षिण की तरफ क्या बोला है, दक्षिण की इस तरफ है बंगाल की खाड़ी। क्या है इधर, बंगाल की खाड़ी। और दक्षिण के इधर पश्चिम की तरफ अगर जाओगे तो इधर क्या है आपका अरब सागर। क्या है इधर, अरब सागर है ना। और इसके नीचे की तरफ अगर जाओगे तो इधर है हिंद महासागर। क्या है यहाँ पे, हिंद महासागर। तो यहाँ तक आपको समझ में आया। आगे देखिए, दक्षिण एशिया के इस प्रदेश की हर दिशा अभेद्य और दुर्गम होने के कारण इसे भारतीय उपमहाद्वीप कहा जाता है। तो यहाँ तक आई थिंक आपको अच्छे से समझ में आ गया। अब इसमें एक क्वेश्चन और मैंने आपको बताया था कि भारतीय उपमहाद्वीप किसे कहते हैं। तो जो चारों तरफ मतलब जल से घिरा हुआ है उसे ही महाद्वीप कहते हैं। और जिस महाद्वीप के अंदर यानी कि भौगोलिक और सांस्कृतिक और पर्यावरणीय दृष्टि से सब कुछ अवेलेबल हो जाता है, उपलब्ध हो जाता है, उसे ही उपमहाद्वीप कहा जाता है। अब आगे देखेंगे। अब इसमें देखिए, उत्तर में हिमालय की ऊंची पर्वत श्रृंखला भारतीय उपमहाद्वीप में वर्षा कराने में सहायक है। यानी कि जो ये उत्तर दिशा है ना, ये भारत की जो ये उत्तर दिशा है ना, उत्तर यहाँ पे जो हिमालय है उत्तर दिशा में, ये ही यहाँ पे वर्षा कराने में सहायक है। इसी से यहाँ पे वर्षा होती है, ठीक है। और साथ ही साइबेरिया से आने वाली ठंडी हवाओं से हमारी रक्षा करती है। हिमालय और हिंदुकुश पर्वत श्रृंखलाओं की अनुपस्थिति में भारतीय उपमहाद्वीप क्या होता, तो एक विस्तृत मरुस्थल होता। क्या होता, एक विस्तृत मरुस्थल होता। और यहाँ से कौन कौन सी नित्यवाहिनी नदियाँ निकलती है, तो गंगा सिंधु ब्रह्मपुत्र आदि नदियाँ, ठीक है। भारतीय उपमहाद्वीप के उत्तर पश्चिम और उत्तर पूर्व में ऊंची पर्वत श्रृंखलाओं के बीच कई संकरी घाटियां व दर्रे मौजूद है ना। और यही से अब दर्रों का नाम अगर आपसे पूछे तो ये खेवर और बोलन दर्रा, इसके नाम आपको बताने होंगे, ठीक है। अब आगे देखते हैं। अब चलेगा विश्व मानचित्र पर भारत की स्थिति। तो इसको हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। अभी जो मैंने आपको बताया उसमें से ही कम से कम 7-8 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट मैंने आपको बताया जो आपको लर्न कर लेने हैं। और अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।